नमस्कार बापूजी। आप सभी को पता है कि आज गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर है। एंड वेलकम टू स्टूडेंटो। आज हमारे साथ हैं 2 स्पेशल गेस्ट जो कि आपको महात्मा गांधी जी के बारे में क्रॉनिकल वे में आपको कहाँ से गांधी जी का जन्म हुआ था, देन जो मेजर इवेंट्स रहे हैं महात्मा जी से रिलेटेड, क्योंकि उनके आज जन्मदिन के अवसर पर हमें ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो मैं अपने गेस्ट को सबसे पहले बुलाना चाहूँगा, चंद्रमौली सर एंड अर्नब सर, जो कि आपको डिटेल में बताएंगे। और आई होप कि आपने सर लोगों को पहले देखा होगा मैड ओवर मैप पर। सर तो बहुत अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते हैं, साथ ही एकदम जान लगा देते हैं, जान लग जाती है जब ना, तो वो वीडियो या फिर लेक्चर इंटरेस्टिंग हो जाता है। सो आज हम बहुत सारे ऐसे अनट्रूथ फैक्ट्स भी होते हैं, तो सर लोगों से उन पर भी बात कर ली जाएगी जो कि नॉर्मली बात नहीं की जाती है। तो ये सारी चीज़ें इस पे मिलेंगी। साथ ही मैंने जैसे कि मैड ओवर मैप के बारे में बताया, तो सर लोग वहाँ पर डिटेल में मैप के थ्रू डिजिटल मैप में आपको इमेजेस, ग्राफिक्स, माइंड मैप, फ्लो चार्ट, चाहे वो पॉलिटी के हों चाहे इकोनॉमी के हों। अभी तक आप सिर्फ ज्योग्राफी के बारे में जानते थे कि मैप्स वगैरह ज्योग्राफी में यूज़ होते हैं, बट अब ऑल ओवर सारे सब्जेक्ट हैं, चाहे वो साइंस टेक भी हो तो उसमें होंगे। हालांकि अभी ये जस्ट हम ऐसे ही करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टाइप ही हो गए, ऐसा कुछ इसमें प्रॉपर वे में नहीं होंगे। अगर आपको सारे अच्छे तरीके से सिक्वेंस वाइज में स्टडी करना है मैप से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट्स हो जो कि आप इंटरेस्टिंग नहीं बना पा रहे थे, सर लोगों के साथ डेफिनेटली आप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं मैड ओवर मैप पर। तो उसका लिंक तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे सर आप लोग इसके बारे में बताना डिटेल है। थैंक यू सर। तो जैसे आपको स्टूडेंटों ने इंट्रोड्यूस करवाया कि गांधी जयंती पे आज हम ट्रेस करेंगे थ्रू द मैप कि गांधी जी अपने बर्थ से लेकर अपने डिमाइस तक कहाँ गए, कैसे कैसे उन्होंने पूरी इंडिया की इंडिपेंडेंस स्टोरी को अनफोल्ड किया। राइट सर? बिल्कुल। और राष्ट्रपिता की जब बात हो रही है तो खैर हमें समझना भी चाहिए कि वो कहाँ कहाँ अपने चरणों को रखे थे, ताकि शायद हम लोग को लर्निंग भी मिले और हम लोग समझ सकें कि उनकी मेहनत इतनी रही है कि आज हम शायद इस वीडियो को भी बना सकते हैं। तो पहले तो उनके लिए बहुत ही हम लोग के दिल में बहुत ही ज्यादा प्यार है और उनको हम लोग आज वंदना भी उनकी करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर आपके सामने ये मैप आपको दिख रहा होगा तो आपसे हम पूछना भी चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि किस पार्ट में गांधी जी का जन्म होने वाला है। 1869 का दौर था। आप गुजरात तक तो पहुंच चुके होंगे। देखिए गुजरात आपको दिख रहा होगा। गुजरात के ठीक नीचे वाले पार्ट में थोड़ा साउथ में आप चलिए, आपको इस एरिया पे पहुंचना है, पोरबंदर, जहां पे उनका जन्म होता है 1869। और यहां से वो सिलसिला चालू होने वाला है कि एक ऐसी कहानी रची जाएगी, ऐसी गाथा लिखी जाएगी जो इस भारत में हमेशा याद की जाएगी। बिल्कुल सर। और फिर यहाँ पे अपनी स्कूलिंग करने के बाद गांधी जी डिसाइड करते हैं कि उनको लॉ की डिग्री चाहिए। एंड लॉ की डिग्री के लिए वो निकल जाते हैं इंडिया से यूनाइटेड किंगडम। वो साउथहैम्पटन में जाते हैं पहले और उसके बाद वहां से वो जाते हैं लंदन के एक इनर कॉलेज में वो लॉ की डिग्री करते हैं। सर अब लॉ की डिग्री तो ले ली थी, अब इसको कहीं ना कहीं अप्लाई भी करना होगा। बिल्कुल। तो सोचते हैं कि चलो थोड़ा एप्लीकेशन भी किया जाए और उनको एक कॉन्ट्रैक्ट भी मिलता है। 1893 का समय है कि देखिएगा कितना बेहतरीन उनका ये दौर होने वाला है कि वो इंडिया से जाते हैं यहाँ पे और यहाँ से वो सीधे पहुंच जाते हैं साउथ अफ्रीका के नताल। एक जगह है जिसको आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, बहुत जगह क्लाइमेट में भी उसका वर्णन आता है। वो नताल पहुंचते हैं साउथ अफ्रीका के और यहाँ पे वो चालू करते हैं अपना प्रैक्टिस करना। बिल्कुल। और फिर 1893 में उनके साथ वो इवेंट होता है जो उनकी पूरी लाइफ ट्रेजेक्टरी को चेंज कर देता है। वो एक फर्स्ट क्लास ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, फर्स्ट क्लास टिकट के साथ, बट वहां पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। इस डिस्क्रिमिनेशन के चलते गांधी जी को पता चलता है कि यहाँ पे जो इंडियंस हैं जो साउथ अफ्रीका में आए हैं एज लेबरर्स, उनकी लाइफ की सिचुएशन कैसी है, उनके ऊपर किस टाइप का व्यवहार किया जा रहा है कॉलोनियल रूल की वजह से। राइट सर? बिल्कुल। और अगर आपको मैप में थोड़ा हम दिखाना चाहें तो आप नताल पहुंच चुके थे सर। बिल्कुल। थोड़ा सा उसके आप नॉर्थ और ईस्ट में जाएंगे तो आप प्रिटोरिया पहुंचते हैं। वहीं पे ये इवेंट हुआ था जो सर बता रहे हैं। बिल्कुल। और 1903 वो समय था जब वो पहला अपना एडिशन निकालने वाले हैं द इंडियन ओपिनियन का। और उन्होंने भारत के ऊपर, भारत के लिए बहुत चीजें लिखी थी जिससे प्रेरित हुए उस समय के लोग वहां के। और फिर इस आंदोलन को ले जाते वो पहुंच जाते हैं हमारे दोबारा इंग्लैंड। 1906 में वो इंग्लैंड जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए अगेंस्ट जो ट्रांसवाल लॉज आए थे हमारे साउथ अफ्रीका में, उसके अगेंस्ट 1906 में वो जाते हैं और दोबारा 1909 में वो दोबारा जाते हैं उधर, सेम उसी प्रोटेस्टेशन को लेके। राइट सर?
बिल्कुल। और सर 1910 का वो दौर अब आने वाला है कि भारत में भी कुछ चीजें चालू हो चुकी थी। बिल्कुल। हमारे लीडर्स सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि इंग्लैंड जाके, साउथ अफ्रीका जाके वहां पे भी लोगों को एकत्रित करते थे। और इसी दौरान 1912 में हमारे गोपाल कृष्ण गोखले साहब पहुंच जाते हैं अफ्रीका में, और यहाँ उनकी भेंट होती है महात्मा गांधी जी से। खैर महात्मा का खिताब अभी उन्हें मिलने वाला था, पर गोखले साहब उनसे मिलते हैं और वो कितना इंस्पायर करते हैं गांधी जी को, और गांधी जी बिल्कुल इन्फ्लुएंस्ड होते हैं उनसे। बिल्कुल। इनफैक्ट गांधी जी, आपको पता ही होगा, गोखले जी को अपने पॉलिटिकल मास्टर मानते हैं। और उनके इस इन्फ्लुएंस की वजह से वो चले जाते हैं गोखले जी से मिलने 1914 दोबारा लंदन। यहां से दौर शुरू होता है उनके इंडिया आने का। लंदन में 1914 के अराउंड एंड ऑफ लंदन, अराउंड दिसंबर, वो डिसाइड करते हैं कि जनवरी में 1915 को वो आएंगे दोबारा इंडिया। एंड यहीं से स्टार्ट होता है हमारा फ्रीडम स्ट्रगल। राइट सर। और जब वो इंडिया आ जाते हैं तो इंडिया में आ जाते पहला जो उन्होंने काम किया वो था टू सेट अप एन आश्रम। ये आश्रम आपका बनने वाला है बिल्कुल अहमदाबाद में, आप देख सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, यहाँ पे बनने वाला है आश्रम। बिल्कुल। और ये टाइम था, ये दौर था जब गोखले जी ने उनको बोला था कि आप जाइए, टूर कीजिए पूरे इंडिया का, अब देखिए इंडियन कंडीशंस क्या हैं यहाँ पे। और यहाँ पे गांधी जी के पास एक बहुत बड़ी सीख मिली थी उनको साउथ अफ्रीका से। वो सीख ये थी कि आज के जो यहाँ पे लीडर्स हैं 1914 1915 के दौरान जो लीडर्स हैं, जो अभी भी अराउंड द मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया के साथ जो काम कर रहे थे, गांधी जी का मकसद ये था कि इसको मास प्रोटेस्ट की तरफ लेके जाना। और वहां से इसलिए हम चले जाते हैं 1917 में सर चंपारण, सीधे चंपारण चले जाते सर। और लगभग वो इतना घूम चुके थे, हालांकि यहाँ पे लोग ये भी कई बार पूछते हैं कि वो सीधे बिहार ही क्यों पहुंचते हैं, चंपारण ही क्यों पहुंचते हैं। तो आपको बता दें कि माहौल लगभग देश का उस समय ऐसा था कि कहा जाता था एलीट लोग आगे रहते थे, एजुकेशनल जिनके पास फैसिलिटी रहती थी वही लोग शायद मूवमेंट में शामिल होते थे। पर गांधी जी ने अफ्रीका में भी उन लोगों को जगाया जो शायद एजुकेशन से दूर भी रहे होंगे, हो सकता है फार्मर थे, हो सकता है किसान थे, खेती करते रहे होंगे, पर वो भी जुड़े थे आंदोलन में। यही काम था कि हम सीधे चंपारण बिहार में पहुंचते हैं। और सिर्फ चंपारण नहीं सर, हमने वापस से चंपारण से हम जाते हैं अहमदाबाद की तरफ, हम वापस पहुंचते हैं। और यहाँ पे शायद हम लोगों को पता हो सर कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होने वाली है, और यहीं पे वो खेड़ा आंदोलन भी करते हैं। अब इन 3 आंदोलन की वजह से हमको पता चल जाता है कि बापू हमारे मास लीडर बन चुके हैं। वो बन चुके हैं कि ऐसे लीडर जो अब पूरी तरह मास से कनेक्ट कर रहे हैं। उनका कनेक्शन अब मास मूवमेंट की तरफ जा रहा है, कि उनको पता चल चुका है कि अगर इंडिया में इंडिपेंडेंस चाहिए तो मास स्ट्रगल के थ्रू ही अचीव हो सकता है। एंड इसीलिए अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ चलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की तरफ। सर 1919 एक ऐसा दौर था जिस समय कुछ रिफॉर्म्स आने की बात की गई थी। बिल्कुल। पर वो रिफॉर्म्स एक तरह से आई वॉश थे, जिसके खिलाफ लोगों ने आवाज भी उठाई, परंतु एक बहुत ही पीसफुल मीटिंग की जा रही थी हमारे अमृतसर के आसपास। बिल्कुल सर। और इस जगह एक, आप सब लोग जानते होंगे कि एक बहुत बड़ी त्रासदी भी लिखी जाती है, जिसको शायद हम लोग हमेशा अपने दिल में रखते हैं, और इस बात से हम लोग कई बार गंभीर भी होते हैं कि ब्रिटिशर्स ने आखिर क्यों ऐसा किया वहां पे। पर गांधी जी उस समय वहां पे नहीं थे। आपको बता दें जब 1919 में ये मैसेकर हो रहा था वहां पे, तो गांधी जी वहां पे नहीं थे। खैर वो 1919 से भी हो जाता है, उसके बाद वहां पहुंचते हैं। 17 में भी वहां थे, वो 19 में उसके बाद पहुंचते हैं वहां पे। बिल्कुल। एंड उसके बाद इतने बड़े दुर्भाग्यवश घटना की वजह से अब वो आक्रोश जाग उठता है पूरे इंडिया के अंदर। ऊपर से आप याद रखिएगा इसी टाइम पे खिलाफत मूवमेंट भी हो रहा है, तो इसी चीज के चलते गांधी जी डिसाइड करते हैं कि दिस वुड बी अ वेरी गुड टाइम टू गेट द मुस्लिम्स एंड हिंदूज टुगेदर। एंड इस कॉर्पोरेशन को वो नाम देते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टू गो अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। एंड इसको लॉन्च किया जाता है 1920 कैलकाटा सेशन में। कैलकाटा सेशन से हम यहाँ से वो लॉन्च कर देते हैं द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सर आप वाकई में देख सकते हैं कि भ्रमण तो उनका अच्छा खासा रहता था। वो यहाँ से वापस यहाँ आते हैं, अमृतसर जाते हैं, फिर यहाँ आते हैं, लगभग भ्रमण तो चल रहा था। और जब ये लॉन्च भी हो गया मूवमेंट, तो उसके बाद लगभग लोगों ने सोचा कि हम शायद इस मूवमेंट को संभाल लेंगे, बहुत बड़ा बना लेंगे, और आजादी हमें बस मिलने वाली थी। पर शायद 1922 में सर चौरी चौरा इंसिडेंट होता है। बिल्कुल सर। और उत्तर प्रदेश के नॉर्दर्न भाग में आप देखते हैं तो चौरी चौरा वहां इंसिडेंट होता है, गोरखपुर के आसपास। अब यहाँ पे आप एक चीज ये समझ सकते हैं कि गांधी जी को जब ये पता चलता है तो वो गोरखपुर के आसपास या चौरी चौरा के आसपास नहीं थे।
अब वो शायद कोशिश करते हैं कि इस मूवमेंट को वापस लेने का, बैक ट्रैक करने का, क्योंकि वो समझ चुके थे कि अभी इस पूरे मासेस को एक ट्रेनिंग सेशन चाहिए और ये तैयार नहीं है एक बहुत बड़ा इवेंट लाने के लिए। इसीलिए वो बरदोली में थे और वहां से उन्होंने बोला कि आई कॉल ऑफ दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्योंकि अभी आपको बहुत ट्रेनिंग चाहिए। उन्होंने कहा भी था सर कि ह्यूमंगस एरर भी हो सकता है हमारा कि हमने शायद इतना बड़ा मासेस में ट्रस्ट किया पर वो वायलेंट हो गए। बिकॉज अब याद रखिएगा, गांधी जी का मकसद, पूरा उनका ये सब करने का मकसद था टू बी नॉन वायलेंट, क्योंकि उनको पता था कि अगर अब हम वायलेंस का साथ लेने लगेंगे, अगर हम रेवोल्यूशनरीज का साथ लेने लगेंगे इस पॉइंट में, तो हम ब्रिटिशर्स गन्स के सामने हम टेक नहीं पाएंगे। तो इसीलिए उनका पूरा आइडिया ही था नॉन कोऑपरेशन का। तो अब उन्होंने जब इसको कॉल ऑफ कर देते हैं 1922 में, तब वो खुद कोर्ट के पास जाके पेशी देते हैं। वहां पे कोर्ट उनको 6 साल की सजा सुनाती है और उनको भेज देते हैं यरवदा जेल पुणे में। तो सर मतलब बिल्कुल अगर पूरा देखा जाए तो अब लगभग वो आने वाले हैं यहाँ पुणे के आसपास। और एक बात और तय है कि अब शायद हेल्थ कंसर्न्स, शायद उनका जो आचरण था लोगों को पसंद आता था, इसलिए 2 साल में वो बाहर आ जाते हैं। बिल्कुल। और 1924 में फिर से कांग्रेस का अधिवेशन होता है। शायद ये एक लौता अधिवेशन था जिसके प्रेसिडेंट महात्मा गांधी थे। और ये बेलगांव में है सर। अगर हम आपको मैप में दिखा सके तो ये कर्नाटक और महाराष्ट्र की बाउंड्री पे बिल्कुल बनता है बेलगांव। तो आप देख सकते हैं गांधी जी का पद चिन्ह पूरे इंडिया के ऊपर था। एकदम स्टार्टिंग से ही वो पूरे इंडिया के ऊपर उनका पद चिन्ह पड़ा है, राइट। अब यहां से हम मूव कर चलते हैं। अब गांधी जी के दिमाग में ये भी है कि अगर हमको इंडिपेंडेंस चाहिए तो हमको मास मूवमेंट तो करना ही है। तो बहुत बार अपील भी करते हैं ब्रिटिशर्स से, बट जब उनकी अपील ब्रिटिशर्स के कानों में नहीं पड़ती है, तब एक सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि वो चलते हैं सॉल्ट सत्याग्रह की तरफ, वो चलते हैं सिविल डिसोबीडियंस की तरफ, राइट सर? बिल्कुल। और 1930s का वो समय था सर। बिल्कुल। 1930s में एक दांडी मार्च, शायद हम सब जानते हैं बहुत अच्छे से, और वो साबरमती आश्रम से चलते हैं, जो कि लगभग सर इस एरिया में पड़ता है। यहां से वो नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पे आके दांडी एक गांव पड़ता है जहां पे आके वो नमक अपने हाथ से उठाते हैं। और उस समय का सिविल लॉ था कि आप नमक नहीं उठा सकते, वो ब्रिटिश अपनी प्रॉपर्टी मानने लगा। बिल्कुल। कॉमन सर लिया था नमक। आप इसके ऊपर कुछ बोलना चाहेंगे? सर, नमक लेने का कारण ये था कि वो नमक एक ऐसा रिसोर्स है जो चाहे जितना भी रिच हो या जितना भी पुअर हो, वो सबके लाइफ से जुड़ा हुआ है। एंड यहाँ पे इतनी एक छोटी रिसोर्स को, ब्रिटिशर्स ने भी इस चीज को उन्होंने इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस ही नहीं दी। क्यों? उन्होंने देखा कि हमारा नमक से कितना रेवेन्यू आता है, कोई रेवेन्यू नहीं आता, तो व्हाई इज ही टेकिंग सॉल्ट एज अ सिंबल? बट उनको क्या पता था, इस सिंबल से हमारी इंडिपेंडेंस तय थी। ये एक 386 किलोमीटर लंबा वॉक था जो गांधी जी ने यहां से साबरमती आश्रम से दांडी तक गए थे, वो जस्ट टू मेक श्योर दैट द ब्रिटिशर्स हियर देयर वॉइसेस। और सर ये भी हम लोग को अब समझ लेना चाहिए कि शायद ये बहुत अच्छे से चल रहा था मूवमेंट। लोग भयभीत हो चुके, ब्रिटिशर्स वर रियली टेरिफाइड। इतना बड़ा आंदोलन आ चुका है, सिविल डिसोबीडियंस सिर्फ यहाँ नहीं, लगभग कोस्टल एरियाज में हर किसी ने अपना लीडरशिप में कुछ ना कुछ चालू कर दिया था। आप तमिलनाडु का भी सुनते होंगे। अब यहाँ पे एक प्रेशर ब्रिटिशर्स बनाने लगे हमारे ऊपर कि सर ऐसा है कि मिलके बात कर लेते हैं। तो एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आप बहुत बार जिक्र सुनते होंगे, जो कि भारत में नहीं बाहर बुलाया जाता था। 1932 का दौर था सर, उसी के आसपास 1931-32 के आसपास क्या होता है कि गांधी जी को वहां बुलाया जाता है और वो पहुंचते हैं। उससे ठीक पहले कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात है, उससे ठीक पहले एक गांधी इरविन पैक्ट भी साइन होता है लंदन में। बिल्कुल। अब यहाँ पे सर कई बार बात उठती है कि उस पैक्ट के तहत हमने बहुत न्यूट्रल चीजें मांगी थी, जैसे कि हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दो। लोग ये तक कहते हैं कि भगत सिंह साहब को बचाया जा सकता था अगर गांधी जी चाहते तो। सर क्यों नहीं चाहेंगे गांधी जी? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे अब बात ये आ जाती है कि देखिए, गांधी जी का मेन एम था इंडिपेंडेंस, एंड ब्रिटिशर्स का मेन एम था कि हम ये इंडिपेंडेंस नहीं देंगे। तो वो उस भगत सिंह जी के बात पे अड़ गए, एंड गांधी जी को एक सैक्रिफाइशियल प्ले करना पड़ा यहाँ पे, राइट सर? बिल्कुल सर। फिर आई थिंक 1940s का दौर आने वाला है, और अब एक बात तय हो चुकी थी कि हमारा
आर्मीज भी हमारे साथ होने लगी थी, नेवी भी हमारे साथ होने लगी थी। अब लगभग दौर बन चुका था कि हमारी लीडरशिप वाकई में कमाल करने लगी थी, और 1940s में लगभग माहौल बन चुका था कि अब तो आपको छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो 1942 में कहीं ना कहीं एक अधिवेशन हुआ था सर, जिसमें कॉल लिया गया था। ग्वालिया टैंक करके मैदान का नाम भी है सर, अगर आपको पता हो तो आप ही शायद आप बताएंगे सर कि अब गांधी जी कहीं पहुंचने वाले हैं और बहुत अच्छे से अनाउंसमेंट होने वाला है। और किस चीज का होने वाला है सर? देखिए, अब 1942 का दौर आ चुका है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है। इस टाइम पे ब्रिटिशर्स पुश कर रहे हैं इंडियन सोल्जर्स को लेके जाया जाए वर्ल्ड वॉर लड़ने के लिए, और गांधी जी बोल चुके हैं कि नहीं, अब हमको हमारी इंडिपेंडेंस चाहिए, हम हेल्प नहीं करेंगे। तो इसलिए 1942 में बॉम्बे से वो अनाउंस करते हैं कि हम क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करेंगे और भारत छोड़ दो नहीं तो छुड़ा देंगे। और लगभग यही होता है कि 1942 के बाद पूरा भारत में आक्रोश हो जाता है और लगभग लोग खड़े थे उनके खिलाफ। हमें आजादी भी मिल जाती है। हालांकि गांधी जी के नेतृत्व में बहुत ही शांतिपूर्वक चीजें होने की पूरी कवायद थी। हालांकि कुछ ऐसे तत्व भी थे जिन्होंने पूरा माहौल खराब भी किया, जिससे ब्रिटिशर्स नंबर 1 पे आते, जिन्होंने शायद एक सांप्रदायिक भावना को जन्म दिया और लोगों के बीच में दिमाग में भरा, जिसकी वजह से आज हमें बहुत कुछ झेलना पड़ा। 1947 के समय सर आपको बताएं कि भारत आजाद हो रहा था और नेहरू जी की स्पीच चल रही थी, बिल्कुल, परंतु गांधी जी सर वहां नहीं थे। गांधी जी न्यू दिल्ली में उस टाइम प्रेजेंट नहीं थे। और हम चाहते हैं आप कमेंट्स में बताएं कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो रहा था तब गांधी जी कहां मौजूद थे। इससे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोगों को लग रहा होगा कि गांधी जी भी चेरिश कर रहे होंगे, वो चेरिश तो कर रहे थे, पर उनके मन में उतना ही दुख था, क्योंकि उस पार्टीशन की वजह से बहुत लोग मारे गए थे। एक सांप्रदायिक भावना जिसके खिलाफ हुआ करते थे गांधी जी, वो फैल चुकी थी लोगों में, और शायद कुछ लोग जिम्मेदार थे इसके लिए। परंतु वो कहीं बैठ के खुश तो थे कि आजादी मिल गई, पर वो आजादी किस कीमत पर मिल रही थी इसके लिए वो बहुत ही ज्यादा परेशान थे, और उन्होंने शायद व्रत रखा था, पूरा फास्ट किया था उन्होंने। बिल्कुल। 1948 की बात है सर कि उनका असैसिनेशन होता है, कोई उनको गोली मारता है। 1948। अब ये काम हो रहा है सर दिल्ली में ही, बिरला मैंशन में होते हैं सर, आप बताएंगे सर? बिरला मैंशन में थे वो, और ये एक बहुत ही हमारे लिए इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ डिलेमा कि गांधी जी जब इंडिया फ्रीडम हो रहा था तब गांधी जी न्यू दिल्ली में नहीं थे, और जिस दिन गांधी जी को इस मॉर्टल लाइफ से जुदा कर देगा उस टाइम पे वो दिल्ली में थे, बिरला हाउस में। बिल्कुल सर, बिरला मैंशन से वो निकल ही रहे थे, कहीं जा ही रहे थे, उनका समय हो रहा था, एक दिनचर्या उनकी रहती है, तो रास्ते में ही उनको फिर मार दिया गया था। आई वुड से शॉट डेड, ही वाज शॉट डेड, जो कि शायद हमारे लिए एक ब्लैक डे ही सर है, क्योंकि इतना महान लीडर सर, जिसने हमें आज़ादी दिलाई, जिसने क्या क्या हमें सिखाया सर, खादी से लेके नमक तक का ज्ञान, पीस से लेके अपना ट्रुथ तक का ज्ञान, और हमें सिखाया कि कैसे आप नॉन वायलेंस के साथ भी इतनी बड़ी आजादी पा सकते हैं। वायलेंस करके तो सर हर कोई जी सकता है, पर नॉन वायलेंस का जो एक बहुत बड़ा सत्याग्रह कि आप अगर सत्य हैं तो लड़े रहिए। और उनका कहना होता था सर कि अगर आप कोई चीज सत्य है और अगर आप कर रहे हैं तो आप डटे रहिए उस काम पे। और यूपीएससी भी तो शायद हमसे शायद यही मांगता है। बिल्कुल सर, जैसे सर ने कहा, यूपीएससी जस्ट वांट्स यू टू बी देयर। आप डटे रहिए, आप मेहनत करते रहिए उस ट्रूथफुलनेस के साथ जिसका पैगाम हमारे गांधी जी ने हमारे सामने रखा था। आप डटे रहिए, लगे रहिए, तो होगा कैसे नहीं, राइट सर? सर बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। डेफिनेटली। आई थिंक हम लोग सबको बदलना चाहते हैं, लोग हमको बदलना चाहते हैं, पर खुद को एक बार देखिए अंदर से। आपको अगर यूपीएससी क्रैक करना है, या यूपीएससी तो इस लाइफ के सामने बहुत छोटी सी चीज रह गई। अगर आपको जिंदगी बहुत अच्छे से जीनी है तो आपको अपने आप को चेंज करना होगा, वैसा बनना पड़ेगा कि आप इस लाइफ को डिजर्व करें। एंड आई थिंक गांधी जी के हर उस पन्ने से, हर उस मोमेंट से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। लोग हो सकता है बहुत बातें करते होंगे, पर हम इतनी बड़ी शायद हैसियत नहीं रखते कि हम इतने बड़े इंसान के लिए कुछ भी बोले। उन्होंने हमें आजादी दिलाई है, वो हमारे लिए हमेशा खड़े रहे हैं, एंड आई थिंक वी मस्ट लर्न फ्रॉम हिम। एग्जैक्टली यार, उनका एक कोट हमेशा याद रखिएगा। उन्होंने बोला था, माई लाइफ इज माई मैसेज। इसी में उन्होंने, इसी कोट के अंदर उनकी पूरी जीवन गाथा स्थित है। तो अब हम वी आर गोइंग टू रिक्वेस्ट यू टू कम ओवर टू मैड ओवर मैप्स, जहां पे जिस तरीके से आज हमने आपको इनकी क्रोनोलॉजी दिखाई है, ये तो एक छोटा सा ग्लिम्स था।
बाद में हम मैड ओवर मैप्स के थ्रू पूरी डिटेल में विल गो थ्रू डिफरेंट टाइमलाइंस एंड डिफरेंट प्लेसेस जहां पे गांधी जी के एकदम स्टार्टिंग से एकदम एंड तक उन्होंने क्या क्या चीजें करी और इस पूरी क्रोनोलॉजी को हम मैड ओवर मैप्स में समझेंगे। इसमें इंटरेस्टिंगली हमने आपके लिए 5 ऐसे इवेंट्स हैं इन इवेंट्स के बीच में जो हमने मेंशन नहीं किया है, जो हम चाहते हैं आप कमेंट्स में टाइमलाइन के साथ हमें बताएं। और बिल्कुल मैड ओवर मैप्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे पूरा जीएस आपका होगा बहुत अलग तरीके से, फील करिएगा अलग करना। शायद आपने आज कुछ तो फील कर लिया होगा, ये तो एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बहुत बड़ी है और बहुत बाकी है। आप लोग के लिए हमेशा हम लोग खड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लेट्स क्रैक।